ये बात मायने नहीं रखती कि आप कितना धीमे चल रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप रुके कब तक नहीं। देखिए आज है 14 मई और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो कि आपकी सभी आगामी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत सारी नियुक्तियों वाले प्रश्न आपको मिलेंगे और पुरस्कार और सम्मान से संबंधित भी प्रश्न मिलेंगे, तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। और देखिए इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है इसको हमारे टेलीग्राम चैनल से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, और जो लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कैटलीन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं। तो देखिए अभी हाल ही में कैटलीन नोवाक को हंगरी का पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया, यानी कि अब तक हंगरी में कोई भी महिला राष्ट्रपति के पद पर नहीं चुनी गई थी कैटलीन नोवाक के पहले। देखिए कैटलीन नोवाक ने एक और रिकॉर्ड बनाया है, ये 44 साल की उम्र में जो है हंगरी की सबसे कम उम्र की भी राष्ट्रपति बन गई हैं, और राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने जेरोस एडर की जगह ली है। और देखिए जो आपकी कैटलीन नोवाक हैं ये 5 साल की कार्यकाल के लिए जो है इस पद पर बनी रहेंगी, और इन्होंने वर्ष 2018 से 2022 तक जो है नेशनल असेंबली के सदस्य के रूप में भी जो है काम किया है। तो ये डिटेल्स था किसके बारे में, कैटलीन नोवाक के बारे में। यहाँ जो सबसे खास बात आपको याद रखनी है कि कैटलीन नोवाक हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं मई महीने में, ठीक है। और हंगरी के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन दिखा देता हूँ कहाँ पे है ये। देखिए ये वर्ल्ड मैप आपके सामने खुला है, और ये देखिए नॉर्थ अमेरिका है, फिर ये आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, और ये आपका यूरोप का रीजन है। और यूरोप के यहाँ पे देखिए जो ये लाल स्पॉट दिख रहा है आपको, ये आपका हंगरी है। और अगर इस लोकेशन को जूम करेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन पूरा दिखेगा और हंगरी की पूरी सीमाएं दिखेंगी। देखिए हंगरी जो है ये अपनी सीमाएं बनाता है स्लोवाकिया, यूक्रेन, रोमानिया और सर्बिया के साथ में आपका क्रोएशिया के साथ में, स्लोवानिया के साथ में और ऑस्ट्रिया के साथ में। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट सीमा है हंगरी की, ये आपकी है रोमानिया और यूक्रेन की, ठीक है। देखिए यूक्रेन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि यूक्रेन में भी युद्ध चल रहा है रूस से। तो यूक्रेन का पड़ोसी देश कौन सा है, हंगरी है, ठीक है। और हंगरी की जो पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई है कौन है, ये कैटलीन नोवाक। देखिए हंगरी जो है इसकी राजधानी है बुडापेस्ट, करेंसी है हंगेरियन फोरेन, और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं विक्टर ऑर्बैन, और यहाँ की पॉपुलेशन है 97.5 लाख, यानी कि बहुत कम पॉपुलेशन यहाँ की है, 1 करोड़ भी नहीं है। और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है हंगेरियन। तो ये हंगरी के बारे में अपने पूरा पोस्टमार्टम कर लिया आज। और अगला प्रश्न हमारा है कि इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच किसको अपॉइंट किया गया है। तो देखिए जो इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम है इसके जो है मुख्य कोच बना दिए गए हैं ब्रेडन मैकुलम, यहाँ पे फोटो इनकी दिख रही है। देखिए ब्रेडन मैकुलम जो है ये एक न्यूजीलैंड के पूर्व खिलाड़ी रह चुके हैं, और ये न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, और ये आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के जो है मौजूदा मुख्य कोच है वर्तमान में। और इनको जो है देखिए इंग्लैंड की पुरुष टेस्ट टीम का मुख्य कोच भी नियुक्त किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। देखिए एक खास बात यह है कि अभी जो है ये जो आईपीएल टीम है हमारी कोलकाता नाइट राइडर्स की, ठीक है, तो इसके मुख्य कोच 2022 तक बने रहेंगे। लेकिन ये साथ में जो है जो आपका इंग्लैंड का पुरुष टेस्ट टीम है उसके मुख्य कोच का जो है कार्यभार जल्द ही संभाल लेंगे, तो एक साथ दोनों काम ये करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। और देखिए तीसरा प्रश्न जो है इसको ध्यान से सुनिएगा, ये प्रश्न एग्जाम में पेपर में छपा मिलेगा। प्रश्न है कि सर्वोच्च न्यायालय कोलिजियम यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो कोलिजियम है इसने विभिन्न हाई कोर्टों में यानी कि उच्च न्यायालयों में कितने नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। तो देखिए इनकी संख्या 5 है। कोलेजियम होता क्या है, ये बहुत सारे लोगों के दिमाग में जो है हमेशा सवाल रहता है, और बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज में व्हाट्सएप पे पूछते भी रहते हैं कि सर कोलेजियम क्या है, फ़ोन भी कर लेते हैं। तो आज के बाद आपको फ़ोन नहीं करना पड़ेगा। देखिए 28 अक्टूबर 1998 को प्रभाव में आया था कोलेजियम सिस्टम, और इस कोलेजियम सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है और सुप्रीम कोर्ट के जो 4 वरिष्ठ जज होते हैं, इनकी एक कमेटी होती है जिसको हम कोलेजियम कहते हैं।
और ये नए जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करता है। याद रखिएगा इसको। सुप्रीम कोर्ट का जो कोलेजियम होता है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है वो शामिल होता है और 4 सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जो है शामिल होते हैं। और इन पांचों की कमेटी क्या करती है, मिलकर कोलेजियम का निर्माण करती है और नए जजों की नियुक्ति और तबादले की सिफारिश करती है। और उसके बाद अगर संसद में अप्रूवल मिल जाता है तो उनका नियुक्ति या फिर सिफारिश हो जाता है। देखिए इसके आधार पर, यानी कि जो सिफारिश है, इसी के आधार पर सुप्रीम कोर्ट में नई नियुक्तियां होती हैं और नियुक्ति की इस प्रक्रिया को कोलेजियम सिस्टम कहा जाता है। तो ये है आपका कोलेजियम सिस्टम, इसको याद रखेगा। और इसी कोलेजियम सिस्टम से निकलकर जो सुप्रीम कोर्ट का, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का कोलेजियम है, निकल कर सामने आया और यही जो है नियुक्ति करवाता है उच्च न्यायालयों में जो है न्यायाधीशों की। अगला है कि चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों की कुल कितने राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे। तो देखिए चुनाव आयोग के अनुसार 15 राज्यों के कुल 57 राज्यसभा सीटों पर 10 जून 2022 को चुनाव होंगे, यानी टोटल 57 नए राज्यसभा सदस्य बनने वाले हैं। देखिए इन सीटों पर कौन कौन चुना जाएगा ये भी थोड़ा सा हाईलाइट जान लीजिए। देखिए इन सीटों में उत्तर प्रदेश की सीटें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि यूपी की कुल 11 सीटों पर जो है चुनाव होना है। ठीक है, ये 11 सीटें खाली हो रही हैं। देखिए सीट भी अगर एग्जाम में पूछ लेगा तो बता दीजिएगा। सबसे अधिक सीटें जो है उत्तर प्रदेश में खाली हो रही हैं, 11 सीटें। और इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है राज्यसभा सांसद के रूप में। और इसके अतिरिक्त जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल हैं और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी, इनको भी दोबारा चुनकर जो है जाना है राज्यसभा। और कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, अंबिका सोनी जैसे कई सारे कांग्रेस के जो है नेता जो है, इनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो अब चुनाव होता है, देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है निर्मला सीतारमण की सीट, क्योंकि देखिए भाई ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं और इनको जो है हर हालत में राज्यसभा जाना पड़ेगा। तो किसी सुरक्षित सीट से जो है इनको भाजपा लड़ाएगी। अभी याद रखिए कि 15 राज्यों की कुल 57 सीटों पर जो है 10 जून को चुनाव होने वाला है और यही एग्जाम में पूछा जाएगा कितनी सीटों पर चुनाव हुआ। अगला है कि श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो देखिए श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे बन गए हैं। देखिए जो रानिल विक्रमसिंघे हैं ये एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखते हैं। इनके चाचा जूनियस जयवर्धने जो है लगभग 10 साल तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रह चुके हैं। और साल 1993 में पहली बार रानिल विक्रमसिंघे को जो है श्रीलंका का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और अब ये देखिए एक बार फिर से श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं, कौन, रानिल विक्रमसिंघे। देखिए इस समय सबसे फोकस देश कौन सा है पूरी दुनिया का, श्रीलंका है, यूक्रेन है, रूस है। यहाँ पे कोई भी घटना हो इसको आप फोकस कीजिए। सबसे अधिक चर्चा में यही 3 देश हैं, क्योंकि श्रीलंका में क्राइसिस चल रही है, यूक्रेन और रूस में युद्ध चल रहा है। तो एग्जामिनर वहीं पे फोकस करता है जो वैश्विक चर्चा का विषय बना होता है। तो श्रीलंका के प्रधानमंत्री इसी बीच कौन बन गए, क्राइसिस के बीच में, रानिल विक्रमसिंघे। अगला कि हाल ही में किसे टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो देखिए टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 दिया गया है फ्रैंक विल्जे को। देखिए फ्रैंक विल्जे जो है एक नोबेल पुरस्कार जीते हुए व्यक्ति हैं और नोबेल पुरस्कार से सम्मानित सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी और प्रकृति के मूलभूत नियमों की व्याख्या करने वाले जो प्रसिद्ध लेखक हैं फ्रैंक विल्जे। इनको इस साल का प्रतिष्ठित टेम्पल्टन पुरस्कार मिला है। देखिए टेम्पल्टन पुरस्कार है क्या। देखिए टेम्पल्टन पुरस्कार जो है ये प्रतिवर्ष टेम्पल्टन फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है और इसकी शुरुआत 1973 में हुई थी और ये किसी ऐसे जीवित व्यक्ति को दिया जाता है जिसने आध्यात्म के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। और देखिए इस पुरस्कार के तहत $1.5 मिलियन यानी कि 1.1 मिलियन ब्रिटिश पाउंड की राशि प्रदान की जाती है पुरस्कार स्वरूप। अगला है कि फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने। देखिए एक और अपॉइंटमेंट आ गया। फिलीपींस के देखिए नए राष्ट्रपति बने हैं मार्कोस जूनियर। देखिए मार्कोस जूनियर जो हैं ये जो है इनके जो पिताजी थे फर्डिनेंड मार्कोस, ये बहुत बड़े तानाशाह हुआ करते थे उस समय अपने समय में। तो उन्हीं के ये बेटे हैं और
इनको जो है कुल अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव में 30.8 मिलियन से अधिक वोट मिले हैं और इसी के साथ इनकी राजनीति में यानी कि सत्ता में फिर से वापसी हो रही है। देखिए फिलीपींस की बात करें तो कैपिटल इसकी मनीला है और करेंसी है फिलिपीनी पेसो। और देखिए फिलीपींस के तो नए राष्ट्रपति बन गए हैं मार्कोस जूनियर, लेकिन अभी इनका कार्यकाल शुरू नहीं हुआ है, अभी इन्होंने शपथ नहीं ली है। तो अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो रोड्रिगो दुतर्ते जो है ये फिलीपींस के राष्ट्रपति हैं और यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है फिलिपिनो और इंग्लिश। आठवां प्रश्न की हाल ही में किस राज्य में चारा बिजाई योजना शुरू की गई? तो देखिए जो चारा बिजाई योजना है इसको हरियाणा में शुरू किया गया है और ये योजना जो है ये गौशालाओं को चारा देने और आपूर्ति करने वाले किसानों को 10,000 रुपये प्रति एकड़ की वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है। और इस योजना के पीछे तर्क राज्य के चारे की कमी और बढ़ते आवारा मवेशियों को कवर करना है। अगला है कि हाल ही में कौन एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई? तो देखिए एप्पल को पछाड़कर सऊदी अरामको जो है ये दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है। देखिए वर्तमान में रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है तो रूस जो है तेल वेल बेच नहीं रहा है। इसका मेन टारगेट है कि यूक्रेन को कैसे जो है नेस्तो नाबूद किया जाए। तो इसी भी का फ़ायदा सऊदी अरामको कंपनी ने उठाया है। इसने अपने तेल के व्यापार को बढ़ा दिया है और इसकी जो मार्केट वैल्यू है ये काफ़ी बढ़ गई है और इसीलिए जो है ये एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई। प्रश्न ये एग्जाम में पूछा जाएगा कि मई 2022 में कौन सी कंपनी एप्पल को पछाड़कर दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बनी? तो यह है सऊदी अरामको। देखिए अरामको का बाजार पूंजीकरण बढ़कर 2.42 लाख करोड़ रुपए हो गया है। वहीं एप्पल का जो मार्केट वैल्यू है यानी कि बाजार पूंजीकरण है घटकर 2.37 लाख करोड़ रुपए हो गया है। ठीक है। और आपको बता दूं एप्पल से नंबर 1 का ताज हथियाने वाली अरामको का मुनाफा 124% बढ़ गया है। तो भाई मुनाफा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है तो नंबर 1 तो होगा ही। 10वां प्रश्न है कि लुई वुइटन की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली पहली भारतीय कौन बन गई हैं? तो देखिए दीपिका पादुकोण को हाल ही में एक ब्रांड है लुई वुइटन, इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है और हाल ही में इन्हें 75वें कांस फिल्म फेस्टिवल में फ्रांसीसी अभिनेता विसेंट लिंडन की अध्यक्षता में 8 सदस्यीय जूरी के सदस्य के रूप में भी नामित किया गया था। तो यहाँ पे आपके दो प्रश्न तैयार हो गए। ठीक है। तो ये थे आपके आज के सभी धमाकेदार प्रश्न। अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए कमेंट बॉक्स में। और ये भी बताना है कि किसको सम्मान देने के लिए जो है ये अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। और अगला कि हाल ही में किस देश को एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज़ का नया अध्यक्ष बनाया गया? बताइए। चौथा कि नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा बन गया? बताइए। पांचवा कि न्यूजीलैंड ने किस तारीख से आगंतुकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को पूरी तरह से खोलने का फैसला किया? बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी प्रश्नों के सही उत्तरों की। देखिए का पहला प्रश्न था कि भारत में हर साल किस तारीख को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है? तो देखिए ये मनाया जाता है 11 मई को। और दूसरा था कि हाल ही में पंडित शिव कुमार शर्मा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया। ये किस पेशे से जुड़े हुए थे? तो देखिए ये एक संतूर वादक थे। और तीसरा था कि 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो देखिए इनका नाम है यून सुक येओल। और चौथा था कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म नामक बीमारी से पीड़ित हैं? तो देखिए देश आपका चीन है। और पांचवा था कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी योजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है? तो देखिए ये राज्य है मध्य प्रदेश। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद जय भारत।